गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 के रेनबो से लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। ये इंग्लिश कंपलसरी का एक महत्वपूर्ण यूनिट है। लॉस्ट स्प्रिंग जो कि अनिल जंग ने लिखा उसको, और एक मार्मिक रूप से इस यूनिट का वर्णन किया है। किस तरह से सुबह सुबह खाक छानने वाले वो बच्चे, सुबह सुबह प्लास्टिक बीनने वाले वो बच्चे किस तरह की ज़िंदगी जीते हैं और उनके साथ हमें कैसा न्याय करना चाहिए, उनके प्रति कैसी सहानुभूति रखनी चाहिए। कहते हैं कि जीवन में सबकी अपनी इच्छाएं होती हैं, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है? इच्छा की पूर्ति प्रेरणा से की जा सकती है, और प्रेरणा एक दिन उनके जीवन में वरदान बनकर सिद्ध होती है। तो आइए उसी आधार पर हम आज एक नए लेसन की तरफ चलते हैं, लॉस्ट स्प्रिंग। क्लास 12 बुक रेनबो, लेसन नंबर 4, लॉस्ट स्प्रिंग, क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी। Sometimes I find a rupee in the garbage. कभी कभी मुझे एक रुपये मिल जाता है कचरे के अंदर। गार्बेज यानी कचरे का ढेर होता है, कूड़े करकट का ढेर को गार्बेज बोला जाता है। तो यहाँ पर लेखिका एक बच्चे से पूछती है, और बच्चे का नाम है साहिब, नाम है बच्चे का नाम। उसको लेखिका अनिल जंग पूछती है, तो बच्चे की जो शुरुआत इससे बच्चा इससे करता है। बच्चा कहता है, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। Why do you do this? तुम ऐसा काम क्यों करते हो? क्यों करते हो? मतलब तुम ये सुबह सारा बिनने का काम क्यों करते हो? I asked साहिब। लेखिका जिस बच्चे से सवाल जवाब कर रही है, उस बच्चे का नाम है साहिब। I asked साहिब whom I encounter every month, जिसका हर एवरी मॉर्निंग हर सुबह जिसका मेरा सामना होता था। एनकाउंटर नहीं, आमना सामना होना। एवरी मॉर्निंग स्क्रॉन्जिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज। बहुत अच्छी बात है। देखो आप इसमें कह सकते हैं, एक अतिशयोक्ति आप देख सकते हो कि स्क्रॉन्जिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज, कि कचरे के अंदर सोना ढूंढना। मतलब उन बच्चों के लिए कचरा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कचरे के अंदर कुछ ऐसी चीजें जो इनके जीवन उपयोग के लिए शुरू हो सकती है, तो उसका नाम गोल्ड रखा है। डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में आता था बच्चा, और रोज आसपास के कूड़े करकट के अंदर जो फेंका हुआ था उसके अंदर कुछ न कुछ चीज की अपेक्षा से मुझे कुछ आज मिल जाएगा। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहेब ने लंबे समय पहले अपना घर छोड़ दिया था। कहने का मतलब वो घर से दूर हो गया था। क्यों दूर हुआ? आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक नई बात और सामने आएगी कि रिफ्यूजी शरणार्थी, दो देशों के बीच की सीमाओं में जब लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वहाँ के कुछ लोगों पर बहुत बड़ी समस्या आती है, और उनका जीवन एक शिखर से सिफर तक हो जाता है। मतलब वो बड़े बड़े जगह जो रहने वाले लोग भी भीख मांगने की स्थिति में आ जाते हैं। सेट अमंगस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। ढाका यानी कि बांग्लादेश की राजधानी है ये। ढाका आपको मालूम है कि भारत का अंग था जो अलग हुआ, बांग्लादेश के साथ चला गया, और बांग्लादेश की राजधानी भी है। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंस मेमोरी। साहेब ने घर कब छोड़ दिया उसको पता नहीं, उसका घर भी इसको याद नहीं, और बहुत डिस्टेंट मेमोरी में हो गया। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स, बहुत तूफान आए। दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स, जो उनके खेतों को ले गए, एंड होम्स को भी ले गए। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसको बताती है, दैट्स व्हाई दे लेफ्ट, इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड, सोने की तलाश में। इन द बिग सिटी, बड़े शहर में। वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ वो रहता है, वहां से चला गया। और अब हिज मदर टेल्स हिम दैट्स व्हाई दे लेफ्ट, इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड, किसकी तलाश में? सोने की तलाश में। सोने का मतलब समझ गया बात को बात, कि एक ऐसी चीज जिससे कि उनको अच्छा लगे जीवन प्रति। लुकिंग फॉर गोल्ड इन दिस बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ वो रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स। वो बुद्ध बताते हुए कहता है, साहब मेरे पास अब करने को बचा क्या है? लुकिंग अवे, थोड़ा साइड में देखूंगा, मेरे पास बचा भी क्या है?
गो टू स्कूल आई से ग्लिबली। लेखिका कहती है आई किसके लिए आया? लेखिका लिए, अनीश जंग के लिए। कहीं पर प्रश्न आ जाए कि यहाँ पर आई किसके लिए आया, तो आप कह सकते हैं यहाँ आई, द वर्ड आई हियर रेफर्स टू अनीश जंग द राइटर। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली रियलाइजिंग immediately how hollow the advice must sound। किस तरह से जो सलाह होती है वो किस तरह से खोखली होती है, कहने का मतलब तुरंत काम करती है। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, ने कहा मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। वेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब वो बनाएंगे तब मैं चला जाऊंगा स्कूल। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम? आई आस्क। आई कौन है यहाँ पर? अभी बताओ बच्चों बताओ। लेखिका अनीश जंग। तो मैंने पूछा अगर मैं तो स्कूल शुरू करती हूँ तुम आओगे क्या? हाफ जोकिंग, मजाक करते हुए। यस ही सेज, ही कौन है यहाँ पर? ही कौन है यहाँ पर? साहिब। साहिब कहता हाँ हाँ आप खोली तो से मैं आ जाऊंगा। स्माइलिंग ब्रॉडली, बड़ी अच्छे से मुस्कुराते हुए कहा आप स्कूल खोलिए मैं आ जाऊंगा। और फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, दौड़ता हुआ मेरे पास आता है। लेखिका कहते एक दिन दौड़ता हुआ रहा साहिब मेरे पास आता है और आते कहता है, क्या कहता है? इज योर स्कूल रेडी? आपकी स्कूल रेडी होगी क्या? मैं तैयार हूँ आने के लिए, आपकी स्कूल रेडी है क्या? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल आई सी। लेखिका ने कहा बेटा कोई स्कूल तो कहने से नहीं बनती है, स्कूल बनने में टाइम लगता है। इससे आप समझ सकते हैं कि एक गार्बेज बिनने वाला जो बच्चा उसकी भी कितनी बड़ी आकांक्षा होती है। embraced at having made a promise that was not met, but promises like mine abound in every corner of his bleak world। लेकिन मेरा जो थोड़ा सा वादा था उसकी दुनिया एक नए रूप में चमक की दुनिया ऐसा लगने लग गया था। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीनों उसको जानने के बाद, हिम कौन है यहाँ पर वापिस? साहिब। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, उसको महीनों जानने के बाद, आई आस्क्ड हिम हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा। मैंने उसका नाम पूछा और उसने नाम बताया, अपना नाम बताया। उस बच्चे ने पूरा नाम क्या था? साहिब आलम। शॉर्ट नेम साहिब था, उसका नाम साहिब आलम था। ही अनाउंसिस, वो कहता मेरा नाम साहिब आलम है। ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता व्हाट इट मीन्स, इसका क्या मतलब होता है। इफ ही नोज इट्स मीनिंग, अगर वो जानता इसका मीनिंग जानता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, और उसका मतलब होता है ब्रह्मांड का मालिक, ब्रह्मांड का मालिक। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसको भी लगता था कि साहिब आलम का मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड का मालिक। उसको पता नहीं। कभी कभी कहते हैं कि आपका अंदर नाम नहीं है। हमेशा हमें हमारे नाम का भी नॉलेज होना चाहिए, हमारा नाम ऐसा माता पिता ने क्यों रखा। तो साहिब आलम का मतलब उस बच्चे को मालूम नहीं था कि इसका मतलब ये होता है। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, उसका नाम किसको रिप्रेजेंट्स है उसकी जानकारी नहीं रखते हुए, ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने मित्रों के साथ दिन भर गली में घूमता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, एक ऐसी आर्मी को जो नंगे पैरों वाले लड़कों की आर्मी, हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, उसकी पूरी एक टीम थी पूरी, समझ लीजिए। सुबह से निकलते हैं। और यहाँ पर देखो लाइक, याद रखें बच्चों को, ध्यान रखें, लाइक पर आप सभी ध्यान रखें। जो लाइक शब्द लिखा है, ये लाइक जहां पर भी आता है ये सीमिली को बताता है, उपमा जिसको हिंदी में कहते हैं, एक तुलना करना। तो यहाँ पर जो सुबह सुबह बच्चे जो निकलते हैं वो बिनने वाले, गार्बेज बिनने वाले, कचरा बिनने वाले, उनकी जो उसकी तुलना किसकी है? लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स। सुबह सुबह पक्षी होते हैं एक साथ, देखो होंगे आप आसमान में एक साथ उड़ के जाते हैं, ऐसे बच्चे एक साथ चलते लाइन वाइज एंड डिसअपीरेट नाउ। जिस तरह पक्षी दोपहर में गायब हो जाते हैं, अपने घोंसले में जाके बैठ जाते हैं, उस तरह से ये भी जो दोपहर पूरी इनकी जो ब्रिगेड होती है पत्ते बिनने वाले, वो गायब हो जाती है। ओवर द मंथ्स, महीनों तक, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, महीनों लगे इन सबको एक एक को पहचानने में, तो पता ही चलता कौन कैसा है, सब अलग अलग दिखते थे। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स? आई आस्क्ड वन, मैंने एक से पूछा तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। ये आंसर सिंपल आंसर दिया, मेरी मम्मी है ना वो देती नहीं, ऊपर शेल्फ रख दी, शेल्फ है नहीं, ऊपर ताक पे रख दी है, शेल्फ है ताक पे रख दिया, देती नहीं मेरी मम्मी। आपको मालूम है पुराने जमाने के अंदर, इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ
एड्स अनदर। दूसरा बच्चा कहता है अगर इसकी माँ इसको जूते ला के दे भी दे तो ये फेंक देगा। हु इज़ वियरिंग शूज़, जो बच्चा जो कह रहा वो बच्चा, उसका अगर पैरों की तरफ देखो तो उसने जूते पहने हुए हैं। दैट डू नॉट मैच, कि मैच नहीं करते, यानी अलग अलग कलर में पहना हुआ है, कोई लाल कलर या हरे कलर, दोनों अलग अलग कलर के जूते पहने हुए हैं। यहाँ गरीबी साफ झलकती है बच्चों की। मैंने कमेंट ऑन इट, तो मैं इस पर कमेंट करती हूँ। ही सफर्स हिज फीट, उसके पैरों को आपस में रगड़ता है। एंड सेज नथिंग, और कहता कुछ नहीं। आई वॉन्ट शूज, ने कहा मुझे भी जूते चाहिए। सेज ए थर्ड पे, तीसरा लड़का वापस कहता है मुझे भी जूते चाहिए। हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ, जिसने अपने जीवन में कभी जूते पहने नहीं थे, वो बच्चा कहता है मुझे भी जूते चाहिए। वो कितनी इच्छा है उन बच्चों की। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में घूमते हुए। आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, लेखिका कहती मैंने बहुत बच्चे देखे जो नंगे पैरों चलते हैं। इन सिटीज, शहरों में। ऑन विलेज रोड्स, गांव के रोड पर। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसों की कमी नहीं है, बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, एक परंपरा है कि नंगे पैरों रहना, नंगे पैरे रहो, नंगे पैरों घूमते बच्चे। इज वन एक्सप्लेनेशन, एक एक्सप्लेनेशन है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, मुझे आश्चर्य है कि ये कोई एक एक्सक्यूज हो सकता है। टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कि कितनी बुरी दशा, गरीबी कितनी बुरी दशा, वो कहना दुख का विषय होता है, कह नहीं पा सकती। आई रिमेम्बर ए स्टोरी, ए मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी, मुझे एक आदमी याद है जो कभी उडीपी से आया था, उसने मुझे बताया था। एज ए यंग बॉय, जब वो छोटा था, ही वुड गो, वो जाया करता था। यहाँ पर लेखिका का वर्णन करते एक आदमी की, जो कहता है कि मैं एक मंदिर से निकलता था। वेयर इज फादर वॉज ए प्रीस्ट, जहाँ उसके पिताजी पुजारी हुआ करते थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली टू टेम्पल, वो थोड़ी देर के लिए मंदिर के पास रुकता। एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और जाके कहता एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता। 30 years later, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, 30 साल बाद मैं उनके कस्बे में गया, उस कस्बे में गया है ना। 30 साल बाद आई विजिटेड हिज टाउन एंड देन द टेम्पल, उस मंदिर के पास गया। विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, तो बहुत बुरी अवस्था में था। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, उसके पिछवाड़े में जहाँ पर कि नए पुजारी जी रहते थे। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, जहाँ पर लाल और सफ़ेद प्लास्टिक चेयर आ चुकी थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक वहाँ लड़का बैठा था ग्रे यूनिफॉर्म के अंदर। वियरिंग सॉक्स एंड शूज, उसने मोजे और जूते पहन रखे थे। अराइव्ड पांटिंग, हाँपता हुआ पहुंचा वहाँ पर, पांटिंग यानी हाँपता हुआ। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और अपने स्कूल बैग को जोर से फेंका। लुकिंग एट द बॉय, लड़के की तरफ देखते हुए। आई रिमेम्बर द प्रेयर, मुझे प्रार्थना याद आई। अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस, जिस लड़के ने गॉडेस से की थी। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, जब उसको भगवान, वो याद आए दिन जब वो भगवान की प्रार्थना किया करता और जूते मिल गए। लेट मी नेवर लूज देम, मुझे कभी उनको अब मुझे उनको खोना नहीं चाहिए। द गॉडेज हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, कि अब गॉडेज ने उसकी प्रेयर ग्रांट कर ली। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, पुजारी के जो यंग बॉय जैसे छोटे छोटे लड़के, पुजारी के लड़के जैसे नाउ वॉर शूज, और जूते पहनने लगे थे। बट मैनी अदर लाइक द रेग पिकर्स, लेकिन बहुत सारे दूसरे रेग पिकर्स होते हैं जो बिनने वाले। इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, वो बिल्कुल जूतों से रहित है। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रेग पिक्स लीड्स मी टू सीमापुर, और मेरी जो एक्वेंटेंस थी, मेरी जानकारी जो थी, मेरी जिज्ञासा जो बढ़ गई विद द बेयरफुट रेग पिकर्स, किसके साथ? नंगे पैरों वाले रेग पिकर के साथ। लीड्स मी टू सीमापुरी, मुझे कहाँ ले जाती है? सीमापुरी। टू प्लेस ऑन द पेरीफरी ऑफ दिल्ली, सीमापुरी कहाँ है? एक प्लेस है पेरीफरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली की सीमा पर है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, ऐसा लगता है जो बहुत दूर हो। मेटाफोरिकल का मतलब एक कल्पनात्मक रूप से देखो, अलंकारिक रूप से देखो। कभी कभी लोग कहते हैं ना, अरे यार जैसे घर पास में ही हो, लेकिन लोग मजाक कहते हैं अरे करोड़ों किलोमीटर दूर है, होता पास में ही होता है। वो कौन कहते हैं? या तो वो जाने के लिए कामचोरी करता है, या उस जगह की हालत बहुत खराब होती है,
बहुत गंदगी हो जाती हो, तो वहां पर ऐसी स्थिति बनी थी, ऐसा लग रहा जैसे उससे निकलना भी दूभर था उस जगह से। दो जो लिव हियर स्क्वेटर्स हु कम फ्रॉम बांग्लादेश, यहाँ जो लोग थे वो तो बांग्लादेश से आए थे, जो बिखरे हुए थे बिल्कुल बैक इन 1971, जो 1971 के अंदर वो लोग थे यहाँ पर रहते थे, जो कि रिफ्यूजी के रूप में, शरणार्थी के रूप में थे, वो लोग यहाँ पर थे। कई बार देशों की जब सीमाएं बढ़ती हैं, जैसे भारत पाकिस्तान की बढ़ी, भारत बांग्लादेश की बढ़ी, उस समय सीमा पर रहने वाले लोग बहुत तकलीफ होती है। वो तकलीफ केवल वही जान सकते हैं या भगवान जान सकता है। साहिब्स फैमिलीज अमंग द स्ट्रक्चर ऑफ मड, साहेब की फैमिली वही रहती थी अमंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मिट्टी के बने हुए जो ढांचे थे उसमें रहती थी। विद रूफ्स ऑफ टीन एंड टारपोलिन, ऐसे मकान थे जो केवल किसके, मिट्टी के बने हुए। विद रूफ्स ऑफ टीन एंड टारपोलिन, टीन और टारपोलिन मतलब जैसे टूटे फूटे टीन और ऊपर जो क्या कह सकते हैं पत्ते इत्यादि और इससे बने हुए। डिवोइड ऑफ सीवेज, जहाँ पर कि सूएज भी नहीं था। सीवेज का मतलब होता है जो गंदगी निकालने के लिए, पानी निकालने, जो नालियाँ वगैरह उनको कोई सुविधा नहीं, पानी बह रहा इधर। ड्रेनेज ऑफ रनिंग वाटर, जो दौड़ता पानी उसके लिए कोई सुविधा नहीं, गंदा पानी बिखर रहा है पूरे जगह, कीचड़ ही कीचड़, गंदगी, मच्छर ही मच्छर। लिव 10,000 रेक पिकर्स, वहाँ पर कितने 10,000 रेक पिकर रहते थे। दे लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 सालों से रहते थे। दिखाइए आप कितनी हालत खराब है। इसको कहते हैं विभाजन। 30 ईयर विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी आइडेंटिटी के। मास्क पहनो यार सारा, बिना मास्क मत घूमो। It still is, but it is no longer empty. It still is, but no longer empty. Sahib's family is among them. Simapuri was then wilderness. तब सीमापुरी क्या था, एक बहुत जंगली अवस्था में था। It is, but it is no longer empty. लेकिन ज़्यादा समय खाली नहीं था। In structure of mud, चारों तरफ से मिट्टी के बने हुए घरोंदे, with roofs of tin and tarpaulin, जिसकी छतें किसकी बनी थी, टीन ढके हुए थे, और टूटे फूटे वो क्या कह सकते हैं, टूटे फूटे जैसे पत्ते इत्यादि, या जो टूटी फूटी जो बोरियां के टाट होते हैं उनसे। डिवोइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज ऑफ रनिंग वाटर, यहाँ कोई सुविधा नहीं थी, मतलब गंदगी, चार पानी निकालने की ड्रेनेज को। लिव 10,000 रेक पिकर, जहाँ 10,000 रेक पिकर रहते थे। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल से ज्यादा रहते, विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी परिचय के। विदाउट परमिट्स, बिना परमिट्स के, बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन उनके साथ क्या थे, केवल ले दे के बन के सरकार ने क्या बना के दे दिया, राशन कार्ड बनाते रहते थे। देट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, ताकि वो वोट दे सके, बनवा दिए थे ताकि वो केवल वोट दे सके, इसलिए राशन कार्ड बन गए थे। एनाबल डैम टू बाई ग्राम, ताकि वो कम से कम जीविकोपार्जन के लिए अपनी जीविकोपार्जन का साधन ले सके, ग्रेन यानी अनाज इत्यादि ले सके, किसे, राशन कार्ड से। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, वहाँ लोग कहते हैं कि फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, कि भोजन चाहिए सर, पेट भरना पड़ेगा फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए, देन एन आइडेंटिटी, परिचय की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा परिचय पत्र ज्यादा जरूरत है, पेट भरना। इफ एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, वी कैन फीड अवर फैमिली, उसने कहा अगर शाम को अगर हमारे परिवार को अगर हम खाना खिला सकते हैं, एंड गो टू बेड, और बिस्तर पर जा सके विदाउट एन एकिंग स्टमक, उन्होंने कहा सबसे बढ़िया अच्छा होता है पेट भर जाए और शाम को हम हमारे परिवार को खिला सकें, और बिस्तर पे जाए क्या करके, बिना पेट दुखे। बिना पेट दुखे मतलब समझ गए, कुछ भोजन हो पेट में तो पेट नहीं दुखेगा। वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स, ने कहा हमें अच्छा लगता है यहाँ रहना, अच्छा लगता है। इन द फील्ड दैट गिव अस नो ग्रेन, उसने कहा ऐसे खेतों में रहना जिसमें कि कोई अनाज ही नहीं उगता था, वहाँ रहने से तो अच्छा है कि यार, और जहाँ पर हमें कम से कम खाने पीने की चीजें मिल जाती है, खाने पीने की चीजें मिल जाती है। से ए ग्रुप ऑफ वीमेन इन टैटर्ड साड़ीज, फटे हाल की साड़ियाँ पहन के औरतों का ग्रुप कहती है। मैंने आज के दिन जब मैंने उससे जब मैंने पूछा वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, हमने जब पूछा भाई तुम लोगों ने इतने बड़े बड़े तुम्हारे खेत थे, तुम्हारी सुंदर नदियाँ थी आसपास, और क्यों छोड़ दिया? उन्होंने कहा सर, जिन खेतों में कुछ पकता नहीं हो, जिन खेतों को कुछ उगता नहीं, उससे तो अच्छा यहाँ कम से कम हमें राशन कार्ड से हमें ये चीज़ें तो मिल जाती हैं। पेट भरना जरूरी है। वेर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ भी उनको भोजन मिलता, दे पीच देयर टेंट दैट बिकम ट्रांजिट होम, जहाँ भी उनको जगह मिलते वहाँ पर टेंट खड़े कर देते, और जो उनका क्या होता है ट्रांजिट होम, सर ट्रांजिट से नहीं
कुछ समय के लिए जो मकान बनते हैं ऐसे ट्रांजिट अस्थायी घरोंदे। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे उसमें बड़े होते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे इसमें बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर से सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए क्या बनते हैं? पार्टनर बनते हैं। मतलब इसका मतलब समझे, मतलब जब से बच्चे जन्म लेता है, थोड़ा समझदारी करता है, तब से उसको भी क्या करना है? रेक पिकिंग का काम करना है, बीनना है, घर के काम में हाथ बटाना है। पढ़ाई तो नाम की चीज है ही नहीं वहां पर, केवल बच्चा इससे पे है कि उससे करना है। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रेक पिकिंग, उसने कहा सीमापुरी में अपने आप को सर्वाइव करना, इसका मतलब है रेग पिकिंग करना। अगर सीमापुरी में रहना है, जिंदा रहना है, इसका एक ही मकसद हो, इसमें एक ही अंतिम उपाय होगा कि आप रेग पिकिंग करना। आपको रेग पिकिंग यानी सारे कचरा बीनना है। थ्रू द ईयर्स, वर्षों तक, इट हैज अक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट। इसने क्या लिया था? इट हैज अक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, ये एक फाइन आर्ट का रूप ले चुका था। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, वापिस वही लाइन आ रही है कि गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कचरा कूड़ा करकट उनके लिए गोल्ड है। उससे उनके जीविकोपार्जन होता, वो बेचते थे, इकट्ठा करते, बेचते, उससे जो पैसा मिलता, घर चलाते, उसमें कुछ अच्छी चीज मिल जाती तो उनका जीवन और बन जाता। इट इज देयर डेली ब्रेड, ईमान को इनकी डेली रूटीन थी, डेली ब्रेड, रोज की रोजी रोटी कह सकते हैं, ब्रेड एंड बटर कहते हैं, ब्रेड एंड बटर को रोजी रोटी कहते हैं। इट इज देयर डेड ब्रेड, ए रूफ ओवर देयर हेड्स, और ये मान लीजिए यही कुछ था। रेक पिकिंग उनके लिए क्या था? यही उनके लिए छत थी, मतलब उसको बेच के जो मिलता सोते वही सोता। इवन इफ इट इज लीकिंग रूफ, उसने कहा चाहे वो पानी गिरने वाली कुछ भी हो, ऐसे ही घर में रहना था, उनसे ही समेटना था, उनसे जिंदगी चलानी थी। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, बच्चों के लिए तो और ज्यादा महत्व का था। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इस यूनिट का इतना ही। कल हम दोबारा फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपने मेरी आवाज़ में लेसन नंबर 4 लॉस्ट स्प्रिंग का कुछ भाग पढ़ा, समझा। मुझे विश्वास है कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे और सुनते हुए आप इसमें आने वाली कठिन जितनी मीनिंग्स हैं जो कि आपके पेज के पीछे लिखी हुई हैं, उनसे आप लिखते रहें, होमवर्क करते रहें। पहले जो मैंने कल यूनिट पढ़ाया था उसकी आप वो करते रहें, तैयारी करते रहें और कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन लिखते रहें। आपको एवरीडे मैं प्रयास कर रहा हूँ कि एवरीडे आपको यूनिट मिलते रहें, और विद्यालय खुले या नहीं खुले, लेकिन मेरी तरफ से पूरा प्रयास है कि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरी सुविधा दी जाएगी। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें, मैंने जैसे मास्क पहना ऐसा मास्क पहनते रहें। मास्क ही अभी पूर्ण रूप से अपना संरक्षक है, मास्क ही सब कुछ है। किसी के कहने में ना आवे, मास्क के बिना घर से नहीं निकले, इसका पूरा ध्यान रखें। धन्यवाद।